बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रामर लेसन्स के लेक्चर नंबर 20 में खुशामदीद। आज के लेक्चर में हम इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और फ्यूचर टेंस और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और फ्यूचर टेंस में हमारे पास 4 सेंटेंसेस हैं। ठीक है। एक मरतबा फिर आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि ओल्ड इंग्लिश में आई और वी के साथ शल यूज़ होता था और बाकी सब सब्जेक्ट के साथ नाउन हो या प्रोनाउन हो उसके साथ विल यूज़ होता था। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में विल ही यूज़ होता है, तो हम विल यूज़ करेंगे और मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से चलेंगे। सबसे पहले आइए सेंटेंस नंबर 15 के बारे में बात करते हैं, जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मिसाल है कि क्या वो CSS का इम्तिहान नहीं देगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम विल लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि यहाँ पर वो का ही होगा, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन व फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर जो है ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, विल ही नॉट अपीयर इन CSS एग्जामिनेशन। ठीक है, कि क्या वो CSS का इम्तिहान नहीं देगा। ठीक है। सेकंड जो सेंटेंस है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मिसाल देखते हैं पहले, कि इसमें मिसाल है कि क्या मैं अपनी तालीम ख़त्म नहीं कर चुका हूँगा। तो उसके लिए ये है कि पहले हम विल लगाएंगे, फिर जो भी सब्जेक्ट हो वो लगाएंगे। यहाँ पर आई है यानी मैं हूँ, तो उसके बजाय आई लगाएंगे। उसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे जो कि माई एजुकेशन है। तो हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, विल आई नॉट हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, सवाल या मनफी जुमला। अब आते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ, जो कि है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में हमारे पास जुमला है कि क्या वो कहानियाँ नहीं लिख रहा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम विल लगाएंगे। ठीक है, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो है तो उसके बजाय ही लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये होगा विल ही नॉट बी राइटिंग स्टोरीज, यानी क्या वो कहानियाँ नहीं लिख रहा होगा। ठीक है। तो अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 18 की तरफ। सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 18 जो है वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में है। तो इसके लिए अगर हमारे पास जुमला है कि क्या वो 30 साल से नहीं पढ़ाता रहा होगा, तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर होगा, पहले हम विल लगाएंगे, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे जो कि वो है, वो के बजाय ही लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में फॉर 30 ईयर्स लगाएंगे। तो ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया, विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 30 ईयर्स। ठीक है। तो हमारा यहाँ पर ये जो है स्लाइड ख़त्म होती है। आइए चलिए इसके रूल्स की तरफ देखते हैं। तो पहला रूल कहता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए पहले हम विल लगाएंगे, फिर एनी नाउन या एनी प्रोनाउन जो भी होगा वो लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर मेन व फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। रूल नंबर 16 जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए पहले विल लगाएंगे, फिर एनी नाउन या एनी प्रोनाउन होगा जो भी होगा वो लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद रूल नंबर 17 जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए पहले हम विल लगाएंगे, फिर एनी नाउन और एनी प्रोनाउन लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और उसके बाद जो है
अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो पहले हम विल लगाएंगे, फिर एनी नाउन और एनी प्रोनाउन के साथ एनी प्रोनाउन के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव बीन लगाएंगे, फिर मेन व फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगेंगे। ये बात नहीं भूलिएगा कि इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में दोनों में आखिर में क्वेश्चन मार्क आते हैं, तो ये क्वेश्चन मार्क देना ना भूलिएगा। यहाँ पर नोट लगा हुआ है कि इन ओल्ड इंग्लिश शल इज़ यूज्ड विथ आई एंड वी। ठीक है, इन ओल्ड इंग्लिश में जो है शल यूज़ होता है आई और वी के साथ, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में नहीं यूज़ होता। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। नेक्स्ट स्लाइड जी जो है वो है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो इसका पहला पॉइंट कहता है कि प्रोनाउंस फाउंड बाय एडिंग एवर, सो और सो एवर टू हु, विच एंड वाट आर कॉल्ड एज कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जब भी एवर, सो और सो एवर हु, विच और वाट के साथ लगेगा तो उसे हम कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हु एवर, हु सो, हु सो एवर, विच एवर, वाट एवर, वाट सो एवर। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट कहता है कि दीज रिलेटिव्स हैव नो एंटीसीडेंट एक्सप्रेस्ड। एंटीसीडेंट वो होता है जो कि नाउन होता है, और नाउन को बजाय जो है सेकेंड सेंटेंस में कोई प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है तो उस नाउन को हम एंटीसीडेंट कहेंगे उस प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट यूज़ नहीं होगा। जब भी हुसोएवर लिखेंगे, हुसोएवर या हुसो और व्हाटसोएवर या विचसोएवर लिखेंगे तो उनके साथ एंटीसीडेंट नहीं आएगा, यानी नाउन नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल पहला जुमला है कि हुसोएवर, इसका मतलब है एनी एंड एवरी पर्सन। ठीक है, तो एनी एंड एवरी पर्सन एंटीसीडेंट है इसका, ये हम नहीं लिखेंगे, हम इसको ओमिट करेंगे। ठीक है, तो हुसोएवर एग्जाल्ट हिमसेल्फ शैल बी अब्यूज्ड, तो ये सेंटेंस है, तो यहाँ पर एंटीसीडेंट नहीं आएगा। दूसरा सेंटेंस है हुसो डिगेथ अ पिट शैल फॉल देयरिन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देखा है कि एंटीसीडेंट नहीं आया, तो हुसो ही यूज़ हुआ। ठीक है, अब ये आगे कहता है कि द फॉर्म्स हुएवर, विच एवर एंड वाट एवर आर नाउ ऑर्डनरीली यूज्ड, यानी ऑर्डनरीली यूज होता रहता है यानी इंग्लिश में। फॉर एग्जांपल हुएवर कम्स इज़ वेलकम, ऐसे इस्तेमाल हो सकता है कि जो भी आना चाहे वो उसे हम खुशामदीद कहते हैं। टेक विच एवर यू लाइक, जो भी तुम्हें चाहिए वो ले लो। उसके बाद आई टेक विथ मी होम सो एवर यू चूज़, मैं उसको अपने साथ ले जाऊंगा जिसको आप चूज़ करेंगे, जिसको भी आप चूज़ करेंगे। और वाट एवर ही डज़ वेल। ठीक है, तो ऐसे भी इस्तेमाल होता है रिलेटिव कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी है पोजीशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो ये पहला रूल कहता है कि टू प्रिवेंट एम्बिग्युइटी द रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी प्लेस्ड एज नियर एज पॉसिबल टू इट्स एंटीसीडेंट। ठीक है, यानी किसी भी सेंटेंस में एम्बिग्युइटी ख़त्म करने के लिए जो है हम रिलेटिव प्रोनाउन उसके करीब करीब लगाएंगे। ठीक है, यानी एंटीसीडेंट के करीब करीब लगाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन को, तो वो सही मीनिंग देगा। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। अब हु जो है रिप्रेजेंट कर रहा है द बॉय को इस सेंटेंस में। ठीक है, द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज इन इंग्लिश इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी। ठीक है, यानी वो लड़का जिसने इंग्लिश में इनाम जीता है वो मेरे दोस्त मिस्टर जोशी का फ्रेंड है। ठीक है, इस तरीके से सेकंड पॉइंट कहता है कि इट वुड मीन समथिंग क्वाइट डिफरेंट इफ़ वी सेपरेट द रिलेटिव प्रोनाउन फ्रॉम एंटीसीडेंट एंड से। अगर हम जो है रिलेटिव प्रोनाउन को हटा देते हैं एंटीसीडेंट से और हटा कर लिखते हैं तो उसकी मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी। पहले तो ये कह रहा था कि वो लड़का जिसने इनाम जीता इंग्लिश में वो मेरे फ्रेंड मिस्टर जोशी का बेटा है। अब सेकंड सेंटेंस में हम चेंज करते हैं उसको रिलेटिव प्रोनाउन की पोजीशन, तो देखते हैं क्या मीनिंग देता है। तो ये जुमला कहता है कि द बॉय
इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी हु वन द फर्स्ट प्राइज। अब ये जुमला कह रहा है कि द बॉय इज़ द सन ऑफ माई फ्रेंड मिस्टर जोशी, यानी वो लड़का मेरे फ्रेंड मिस्टर जोशी का बेटा है जिसने फर्स्ट प्राइज़ जीता। ठीक है, अब यहाँ पर मीनिंग ऐसे दे रहा है कि जैसे मिस्टर जोशी ने जो है फर्स्ट प्राइज़ जीता है। ठीक है, लेकिन पहले जुमले में ऐसे मीनिंग क्लियर थी, यानी मीनिंग क्लियर थी और मीनिंग ये दे रहा था कि लड़के ने इनाम जीता है। ठीक है, तो हु की वजह से, यानी हु की पोजीशन चेंज होने की वजह से हमारा जो है यानी मीनिंग डिफरेंट आ रही है। तो ये बात समझने की है। आज का लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।